नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने 100 साल की उम्र में आज आखिरी सांस ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर नम आंखों से और भारी मन से अपनी मां को मुखाग्नि दी, अपने भाइयों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारी संवाददाता पूजा। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख का दिन कोई हो ही नहीं सकता कि उसकी मां का साया उसके सर से उठ जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। जी हां, हीराबा का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शुक्रवार को उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, अचानक उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें गांधीनगर के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन कल देर रात 3:30 पर उन्होंने यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उसके बाद उनकी मां के शव को उनके भाई के घर ले जाया गया, जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और भी कई नेता इस अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उसके बाद उनको गांधीनगर के शमशान घाट पर ले जाया गया, जहां पर अपने भाइयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे देश के लिए ये दुख की घड़ी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का साया उनके सर से उठ चुका है और इस पर राजनीति के तमाम दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख में उनका साथ दिया है, उनको ढांढस बंधाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया है देश के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, और कहा है कि एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसकी मां का साथ उससे छूट जाए। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी, तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी है और पूरे परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि मां के दुख से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है उनके लिए। और साथ ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। वहीं अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद उनके अंतिम सफर में शामिल होने के बाद पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने जहां बेटे का फर्ज निभाया, वहीं इसके बाद वो अपने कर्म पथ पर निकल गए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने परिवार से, अपनी मां के बहुत करीब रहते थे। इसके बावजूद भी वो अपने कर्मपथ पर डटे रहे और अपनी मां को अंतिम विदाई आज उन्होंने दी है। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हुआ है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत आखिर देहरादून के मैक्स अस्पताल में क्यों है भर्ती, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत का आज वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उनको रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें मैक्स देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनके तमाम परीक्षण किए जा रहे हैं। बाकायदा जो सुबह शुरुआती दौर की बात की जाए तो सबसे पहले उनका एक्सरे किया गया, जिसमें जो उनके पैर में फ्रैक्चर होने की जो पुष्टि हुई, उसके साथ ही उनका एमआरआई और सीटी स्कैन भी किए गए। लगभग 3 एमआरआई उनके किए गए, जो शरीर पे जहाँ घाव थे, जहाँ पर जो उन्होंने तकलीफ बताई थी, उन तमाम चीज़ों को जो है डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। बीसीसीआई के तरफ से बाकायदा जो है मैक्स प्रशासन से बात की जा रही है। लगातार जो है ऋषभ पंत की हालत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जो है मैक्स प्रशासन से बात करते हुए दिखाई दी। उन्होंने जो है ऋषभ पंत के जो परिवार से बाकायदा फोन पे बातचीत की और कहा कि जो भी संभव मदद होगी राज्य सरकार के द्वारा उनकी की जाएगी। बाकायदा मैक्स की तरफ से जो है पहले दौर में हेल्थ बुलेटिन जरूर जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो है उनके द्वारा जरूर कहा गया कि अब जब जो है बीसीसीआई के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ही जो है हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकेगा। उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि जल्दी जो है बीसीसीआई की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस देहरादून। अगले साल के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है।
योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था इस इन्वेस्टर समिट में निवेश का, जिस लक्ष्य को बढ़ाकर अब 10 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। बता रहे हैं मेरे सहयोगी विशाल मिश्रा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर के योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि यूपी में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 17 लाख करोड़ का लक्ष्य अब निर्धारित कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। आज उसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी के नोडल अधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सरकार ने जीआईएस के लिए 16 देशों में रोड शो के लिए मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। करीब 15 दिनों तक विभिन्न देशों में हुए रोड शो में 7.12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। विदेशी कंपनियां लगातार एमयू कर रही हैं। सरकार ने अब भारतीय कंपनियों और औद्योगिक समूहों से निवेश आमंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में रोड शो की तैयारी की है। सरकार का मानना है कि प्रदेशों में होने वाले रोड शो से पूर्व में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि के एमयू साइन हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 17.12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो यूपी में इन्वेस्टर समिट को लेकर के 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसे आज बढ़ा करके उसे 17 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रख दिया गया है, जिसके लिए योगी सरकार ने शासनादेश भी आज जारी कर दिया है। कैमरामैन निकांत के गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले पेले का आज 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। 82 साल की उम्र में पेले ने अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि पेले कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले महीने ही उनकी बेटी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद आज उनकी बेटी ने इंस्टाग्राम पे उनके निधन की खबर साझा की, जिससे कि दुनिया में एक शोक की लहर प्राप्त हो गई। वहीं बता दें कि पेले अपने जीवन में काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, काफ़ी रोमांटिक थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियाँ की, जिनसे उनके 7 बच्चे हुए। वहीं लीजेंड पेले ने ब्राज़ील को फीफा वर्ल्ड कप 3 बार जिताया। वहीं अगर पेले की बात करें तो पेले के कई अंगों ने काम करना अस्पताल में बंद कर दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इस खबर से फुटबॉल जगत के जितने भी फैंस थे उनमें एक शोक की लहर दौड़ पड़ी। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट है, तो वहीं आगरा में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आगरा के ऐतिहासिक स्मारक लाल किले के पास बड़ी लापरवाही देखी गई। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। ताज नगरी कहीं ना कहीं पर्यटन का केंद्र माना जाता है। देसी विदेशी पर्यटक आगरा में ताज का दीदार करने आते हैं। वहीं अन्य स्मारकों की बात की जाए तो हम यहाँ पे आज लाल किले पे मौजूद हैं। देसी पर्यटकों का आवागमन हो रहा है, विदेशी पर्यटकों का आवागमन हो रहा है कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था का पहला पहलू, जो कि सिक्योरिटी गार्ड लगातार मास्क पहनने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मास्क नहीं पहना जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो तस्वीर है जो चीन से लगातार आगरा को दस्तक दे रही है। वहीं विदेशी पर्यटक के तौर पर अगर बात की जाए कि अर्जेंटीना के युवक जो कि फरार हो गया, लगातार LIU से व अन्य संबंधित चीज़ों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये दूसरा पहलू है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर महिला सिक्योरिटी गार्ड को लगाया गया है। महिलाओं से लगातार मास्क पहनने की अपील की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मास्क पहन रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर का जो तीसरा पहलू है किसी स्मारक का, ये टेबल्स है उन स्वास्थ्य महकमे के उन कर्मचारियों की जो कि लगातार यहाँ पर कोरोना के टेम्परेचर सैंपलिंग तमाम उन जांचों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन सीट खाली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही भी आप देख सकते हैं। कई बिंदुओं की अगर बात की जाए क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पर्यटकों का आवाजाही होती है और कहीं ना कहीं ये कोरोना की सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग मास्क नहीं पहनते दिखाई दे रहे, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सैकड़ों की भीड़ की आवाजाही है। लोगों को ये व्यवस्था को सुचारू करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन और तमाम उन चीज़ों को झेलने वाले ये आगरावासी कहीं ना कहीं ये पर्यटन के केंद्र में आवाजाही करने वाली देसी विदेशी पर्यटक कहीं ना कहीं कोरोना की दस्तक न दे जाए। इस बड़ी समस्या या बड़ी लापरवाही ये भारी भी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस आगरा। अमरोहा में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर
एक झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ फर्जी अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा था, जिसमें लिंग परीक्षण किया जा रहा था, जहां पर हापुड़ की एसओजी टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर छापेमारी की, जहां पर 6 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था, जहां पर हरियाणा और हापुड़ तक से उसमें लिंग परीक्षण कराने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे थे, जहां पर एक लिंग परीक्षण करने के लगभग 15 से 20 या 30 हजार रुपए की रकम यहाँ वसूली जा रही थी। यहाँ बड़ा मामला सामने आया था। एक तरफ तो प्रदेश और केंद्र की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं उसकी एक दूसरी पहलू में अमरोहा के हसनपुर में एक इसका अनोखा मामला सामने आया, जहां पर फर्जी तरह से अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा था, उसमें लिंग परीक्षण किया जा रहा था, जिसका खुलासा एसओजी हापुड़ और हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है, जहां पर 6 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनमें से एक हापुड़ की आशा बहू और एक हरियाणा की आशा बहू और एक अमरोहा की हसनपुर का झोलाछाप डॉक्टर जो इसको संचालित कर रहा था वो, और उसके 3 और सदस्य गिरफ्तार किए हैं, जिन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ क्या गिरी, सैलानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पहले सैलानी क्यों थे उदास, बता रहे हमारे सहयोगी सोनू उनियाल। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई। विश्व पर्यटक स्थल औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर अच्छी बर्फबारी हुई है। कल देर शाम बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है, देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी रहा। हालांकि आज मौसम साफ है, हल्की धूप है, जगह जगह बादल भी छाए हुए हैं और औली में भी कल हल्की सी बर्फबारी देखने को मिली, जिससे पर्यटक काफ़ी खुश नजर आए। हालांकि 31 दिसंबर के जो जश्न है उस पर कल तक कयास लगाए जा रहे थे कि बर्फबारी नहीं होगी, तो उसे देखते हुए कल शाम को हल्की थोड़ी बर्फबारी जरूर हुई है, जिससे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ, चमोली। उधर जौनपुर में छोटे से विवाद को लेकर मंदिर के महंत पर दबंगों ने हमला बोल दिया, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर के सागंज कोतवाली क्षेत्र के घासमंडी चौक स्थित श्री राम जानकी बौलिया मंदिर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने मंदिर के महंत धीरज दास पर किया हमला। दबंगों द्वारा जो है लाठी डंडे से हमला किए जाने का जो है वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बताया जाता है कि मामूली विवाद को लेकर महंत धीरज दास पर जो है दर्जनों की संख्या में दबंग लाठी डंडे के साथ पहुंचे और मंदिर परिसर में जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। वहीं पुलिस की माने तो मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज दिया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां पर चीन में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं भारत के लिए राहत की खबर है। आखिर क्या है वो राहत की खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। देश में कोरोना के हालात धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा था कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर ये है कि अब देश में कोरोना कम होता जा रहा है। आज के आंकड़ों की बात करें तो 243 केस आए हैं, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग जो है रिकवर हुए हैं। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। बदायूं में आखिरकार लोगों ने क्यों लगाई शर्त और तालाब से आखिर कैसे दोनों हो गए गायब, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ पाल। जनपद बदायूं में 2 युवकों ने शर्त लगाई थी। 500 रुपए की शर्त थी। महज 500 रुपए की शर्त के खातिर 2 युवकों ने ये तय किया था कि जो पहले तालाब पार करेगा वो 500 रुपए जीत लेगा। शर्त लगाने के बाद में दोनों युवकों ने तालाब में छलांग लगा दी। उसके बाद में एक युवक तालाब में डूब गया। देर शाम जब युवक तालाब में डूबता हुआ उस लड़के को दिखाई दिया, तब उसने घर जाकर सूचना दी कि एक हमारे साथ का लड़का डूब गया है। तब परिजन वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस देर शाम पहुंची, अभी तक सबको खोजा नहीं जा सका है। कचला से गोताखोर बुलाए गए हैं, अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि युवक की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। गोताखोर और थाना अध्यक्ष बजीगंज धनंजय पांडे तमाम फोर्स मौके पर मौजूद है, मगर अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन और पुलिस आपस में जानकारी ले रहे हैं मामला क्या है।
अब तक समझ में नहीं आ रहा है। अब पुलिस कब तक ढूंढ पाती है और गोताखोर कब तक उसके सबको ढूंढ पाते हैं, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। इधर हापुड़ में साइबर ठगों से स्वास्थ्य महकमा आखिर क्यों है खौफजदा, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ में डीएम मेधा रूपम के नाम पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को ठगी का शिकार बनाया गया है। आपको बता दें, हापुड़ डीएम के नाम से एक अननोन नंबर से चिकित्सा विभाग के सीएमओ व चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों के पास मैसेज जाता है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाती है। वहीं आनंद फानन में सीएचसी हापुड़ के प्रभारी दिनेश खत्री ने 10,000 रुपये की पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी सीएमओ सुनील त्यागी को हुई तो उन्होंने आनंद फानन में साइबर सेल में इसकी शिकायत की। वहीं साइबर सेल अब इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, हापुड़ डीएम मेधा रूपम के नाम से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से ऑनलाइन पेमेंट की डिमांड की गई थी, जिसके बाद सीएचसी प्रभारी ने ऑनलाइन पेमेंट 10,000 रुपये की कर भी दी थी। लेकिन जब सीएमओ के पास भी ये मैसेज पहुंचा तो सीएमओ सुनील त्यागी ने हापुड़ डीएम से वार्ता की और पूरे मामले को फेक पाया गया। वहीं अब साइबर सेल इन अपराधियों को गिरफ्तारी की फिराक में लगा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि साइबर ठगी करने वाले ये अपराधी कब तक पुलिस गिरफ्त में आ पाते हैं। कैमरामैन संजू सैनी के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आखिर क्या दे रहे हैं सौगात, बता रहे हमारे सहयोगी आदेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फर्रुखाबाद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पार्टी के नेता जो है डॉक्टर नवल किशोर साके के लक्ष्य हॉस्पिटल में पहुंचकर उनके भाई जो कुछ दिन पहले खत्म हो गए थे उनको श्रद्धांजलि सभा में पहुँच कर श्रद्धांजलि दी और जो है वहाँ काफ़ी देर तक बैठ कर कार्यकर्ताओं से और उनसे अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ से लगभग जो है 1 घंटे लेट पहुँचे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ कार्यकर्ता और लोग उनको सुनने के लिए देखने के लिए वहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, अभी कुछ ही देर में जो है अखिलेश यादव कायमगंज के गाँव पितौरा में जो है एक पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचेंगे। उसके बाद जो है वो शमशाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के यहाँ उनकी पत्नी के निधन पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद लोक सेवा आयोग के लिए वहाँ जाकर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात कर वो जो है फर्रुखाबाद शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पहुँचकर डॉक्टर अरविंद गुप्ता के आवास पर वार्तालाप करेंगे। उसके बाद जो है पार्टी कार्यालय पहुँचकर कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक पार्टी के और सांसदों से बात करेंगे। उसके बाद जो है वो मीडिया को संबोधित करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए फर्रुखाबाद से आदेश यादव की रिपोर्ट। बदायूं से आया वीडियो आखिर सोशल मीडिया में इतना वायरल क्यों हो रहा है, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नाबालिग बच्चे जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कादर चौक थाना क्षेत्र के किसी गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की अभी ये पुष्टि नहीं कर पाई है पुलिस किस गांव का है, कहां का है, मगर इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है ये वीडियो किस गांव का है, कहां का है। मगर इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होते हैं। वहीं बात की जाए तो इस तरह के वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस की कोई कार्रवाई अब तक नजर नहीं आ रही है। पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। जो नाबालिग बच्चे अपना कैरियर खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, जुआ खेल रहे हैं, इस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बदायूं के पुलिस कप्तान डॉक्टर ओपी सिंह को इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो जुआ खेलने वाले वीडियो पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखना होगा इस वायरल वीडियो में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। जालौन के अंदर चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाया और आखिर किन किन चीजों पर किया हाथ साफ, बता रहे हैं विष्णु पांडे। जालौन में लगातार चोरियां बढ़ गई हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आ गया है वैसे ही चोरों के द्वारा पुलिस को लगातार चुनौती दी जा रही है। जहां जालौन में एक और घटना सामने आई है, जहां जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम काहटा में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषण और घर के अंदर रखी नकदी को पार कर दिया है। वहीं जब घर के लोग सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने अपने घर की कुंडी को टूटा हुआ पाया तो घर के लोगों के होश उड़ गए हैं तथा आनन फानन में लोगों के द्वारा इसकी सूचना
स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस को सूचना मिलने ही मौके पर पहुंचकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जालौन में लगातार जहां सर्द मौसम के चलते चोरियां बढ़ी हुई हैं, वहीं पुलिस को लगातार चोर चुनौती भी दे रहे हैं। वहीं यह पूरा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के काहटा गांव का है, जहां काहटा गांव में चोरों ने फिर से एक घर को टारगेट करते हुए लाखों के सोने चांदी के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। यूपी के संभल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सफाई कर्मियों को पुतला दहन करना पड़ा, बता रहे हैं सतीश सिंह। हम आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल नगर पालिका चंदोसी में जो सफाई कर्मचारी हैं आउटसोर्स सर्विस के, उनकी 6 महीने का वेतन न मिलने पर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया और एसडीएम ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर सफाई व्यवस्था भंग करने जा रहे हैं और हमारी 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे बच्चे भी परेशान हैं और बताया जा रहा है कि जिससे 6 महीने की तनख्वाह न मिलने के कारण उन्होंने कल से सफाई बंद कर दी गई है और उन्होंने कल जो है नगर पालिका में हंगामा किया और हंगामा करने के बाद में वो पहुंचते हैं और उसके बाद में उनकी सुनवाई जब होती है तो उनका ये कहना है कि यहाँ के जो ईओ हैं उनका ये कहना है कि हम 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि हम तनख्वाह 1 महीने की नहीं, हमें 6 महीने की तनख्वाह चाहिए और 25 लोग जो इन्होंने हटा दिए गए हैं वो हमें वहाँ पर ड्यूटी पर चाहिए। पर लेकिन जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इतना नहीं माने और नगर पालिका अध्यक्ष इंदू रानी उनके घर पहुँचने के बाद में एक पुतला लिया। पुतला लेने के बाद में उनके घर वहाँ पहुँचने के बाद में काफ़ी संख्या में जो सफाई कर्मचारी पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में उनके पुतले पर जूता चप्पल का हार पहनाने के बाद में उन्हें उनके पुतले को जलाया गया है। पर इनका ये भी आरोप है यहाँ की जो इंदू रानी है कि मेरे घर पर पथराव किया गया है और उन्होंने 15 से 16 लोगों के खिलाफ में यहाँ पर चंदोसी कोतवाली में तहरीर दे दी गई है। अब इसमें जांच का विषय है कि उन्होंने यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदू रानी का कहना है कि उन्होंने गाली गलौच भी की है, पथराव किया है और मेरे घर पर आकर चढ़ाई की है, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से 6 महीने का वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारियों ने यहाँ की जो सफाई करना बंद कर दिया गया है और उनका ये भी कहना है कि हमें तनख्वाह नहीं मिली तो हम सफाई नहीं करेंगे और हम चक्का जाम तक की बात कह रहे हैं। उस तरीके से आज जो इंदू रानी है उनके खिलाफ में तहरीर दी जा रही है और उनके कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई कुछ नहीं किया है और हमारा 6 महीने का वेतन मिल जाने चाहिए। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। सीतापुर पुलिस ने लखनऊ की 8 बैंकों को आखिर क्यों किया नोटिस जारी, बता रहे हमारे सहयोगी मोहित। धर्मांतरण को लेकर सीतापुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि बीते दिनों में जो है धर्मांतरण के कई मामले सामने आए थे, जिसमें सीतापुर पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज कर 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें मुख्य आरोपी डेविड अस्थाना जो लखनऊ का निवासी है, उसके खातों की जांच के लिए लखनऊ की 8 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पुलिस ने नोटिस में कहा है कि इनके खातों का विवरण दिया जाए और अभी तक कितना ट्रांजैक्शन इनके खातों में हुआ है उसकी जानकारी दी जाए। तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं एक बड़े रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि धर्मांतरण के लिए किन देशों से यहाँ पे फंडिंग की जा रही थी। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।